गुलाम नबी आज़ाद जब दिल्ली के एम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से और ख़ास करके बलेसा गुंदों से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बल्कि हर धर्म के, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग परेशान हुए। हिंदू, मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी इन सियासी जमातों से जुड़े हैं या जो भी जिस मज़हब से जुड़ा हुआ है, वो तमाम लोग जो हैं दुआएं करने लगे। और इतना ही नहीं बल्कि मस्जिदों और मंदिरों में भी दुआएं होने लगी कि गुलाम नबी आज़ाद की सेहत जो है वो जल्द ठीक हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, उनके बाद ये जानने की कोशिश की, उसके बाद ये जानने की कोशिश की आखिर गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या लोगों को आज भी उतना ही प्यार और मोहब्बत है? क्या आज भी लोग गुलाम नबी आज़ाद के साथ वही रग़बत रखते हैं जो इससे पहले थी? गुलाम नबी आज़ाद ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का दामन छोड़ा तो ऐसा लगता था कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ कोई प्यार करेगा नहीं, कोई मोहब्बत करेगा नहीं, कोई इनकी तरफ जाएगा नहीं। मगर जो ही गुलाम नबी आज़ाद साहब की सेहत ख़राब हो गई, उसके फ़ौरन बाद मैंने पहले ही आपको ये कहा कि बहुत सारे लोग इनके साथ दुआ गो रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे कि आज़ाद साहब की सेहत जो है वो जल्द ठीक हो जाए। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये मुनवरदीन साहब हैं, जो प्रिंसिपल और ZDO रिटायर हैं यहाँ बलेसा से। और इतना ही नहीं, इनकी ख़ास बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के उस्ताद भी रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख़ में ये कितना इल्म गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में रखते हैं। मुनवरदीन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी सेहत खुद भी ठीक नहीं है, मगर मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि गुलाम नबी आज़ाद की इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई और आपने कौन सी क्लास में उन्हें पढ़ाया था? गुलाम नबी आज़ाद साहब की पढ़ाई पहले शुरू हुई यहाँ कालगुनी था स्कूल, सब कालगुनी कहते थे, जहाँ मंदिर है आज, बिल्कुल वहाँ था स्कूल। तो फिर हमने कोशिश की, उस वक्त के लीडर साहिबान भी जो थे और हेडमास्टर साहब उस वक्त के जो थे, सब ने कोशिश की कि स्कूल यहाँ बनाएं कहीं। तो फिर आज़ाद साहब के वारिस साहब भी, मुंशी अनवर साहब भी और बाकी लोग शामिल हो गए। तो यहाँ ज़मीन ले ली जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ, तो मेरा ये अंदाज़ा है, याद नहीं रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि 6वीं तक उन्होंने 7वीं तक यहीं पढ़ा कालगुनी में। अच्छा, कालगुनी मंदिर के साथ? हाँ, मंदिर के साथ स्कूल था जी। अच्छा, फिर यहाँ जब बन गया ये बिल्डिंग तो फिर यहाँ तालीम शुरू हुई, लेकिन मैं उनका उस्ताद उन दिनों नहीं रहा। मैं रहा 9th और 10th क्लास में जब वो पढ़ते थे। मैं इंग्लिश टीचर था उनका। हाँ। तो मुनवरदीन साहब, मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से मिजाज कैसा था क्लास में, बातचीत करने का सलूक कैसा था गुलाम नबी आज़ाद साहब? बहुत अच्छा। ना वो शरारती थे, न किसी से लड़ते झगड़ते थे, सबसे भाईचारा, सबसे मुस्कुरा कर बात करनी और उस्तादों के सामने सर नीचे रखकर बात करनी, ऊंची आवाज़ से नहीं, कुछ नहीं, बड़े अदब अदाब से। ये नहीं सोचते थे मैं बड़े आदमी का लड़का हूँ, वो नहीं सोचते थे। वो अपने कुदरती तौर पर उनको अदब अदाब वगैरह था। टीचरों के साथ भी, अपने जो क्लासमेट थे उनके साथ भी बहुत अच्छे रहे। अच्छा, उसके बाद उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ दरअसल वो दिल्ली जब गए, हाँ, तो वो गांधी मिशन के कुछ थे, मुझे पता नहीं होता कौन सा था, लेकिन ये सुना था, मुझे मिले भी थे, वो 88 में हम मिले थे। तो गांधी का मिशन कोई था, वो किश्तवाड़ जा रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा था कैसे मैं इस पर जा रहा हूँ, किश्तवाड़ में मैंने बात करनी है। तो तब तक वो थे। तो फिर वो हमने यहाँ ही सुना, फिर वो वाशम से चुने गए MP कांग्रेस के टिकट पर, वाशम से, बम्बई से, महाराष्ट्र। हाँ, तो उसके बाद फिर वो मिनिस्टर भी बने। हाँ, फिर रहे हेल्थ मिनिस्टर भी, वो जहाज़ों के मिनिस्टर भी रहे। आप मुझे बताओ, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त का कार्यकाल आपको कुछ याद है? है याद। हाँ, उसके बारे में आपको क्या इल्म है? मैं उनसे 2-3 दफ़ा मिला, चीफ मिनिस्टर। एक दफ़ा कैबिनेट मीटिंग लगी थी, तो मैंने उसे बाहर उससे कहा, लड़के से, मैंने कहा ये मेरे शागिर्द हैं, तो मैं मिलना चाहता हूँ। उसने कहा जाओ। मैं अंदर गया तो वो मीटिंग लगी थी, उन्होंने नहीं रोका, तो वो खड़े हो गए, तो मेरे लिए कुर्सी मंगवाई, तो सारे मिनिस्टर खड़े हो गए। तो जब मैं बैठा तो तब आज़ाद साहब भी बैठे। हाँ, आज़ाद साहब की मीटिंग में हो रही थी ना, कैबिनेट मीटिंग ये सदारत में। तो फिर वो बैठ गए सारे। उन्होंने कहा मैंने पहले इनकी बात सुननी है,
फिर हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ थे, ये PWD के मिनिस्टर भी वहाँ थे। मैंने उनसे बात की रोड्स के मुतालिक और हेल्थ वाले के मिनिस्टर के साथ कहा, मैंने कहा वहाँ डॉक्टर नहीं है गुंडों में, चंगा में। तो वो बात मैंने की, तो मैंने कहा अब मैं जाता हूँ, आप बात कर रहे हैं, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा फिर अपने ड्राइवर को इनको ले जाओ, जहाँ ये जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाओ। हाँ, तो मतलब कैबिनेट मीटिंग चली थी और मीटिंग के दौरान ही आपको अंदर बुलाया गया, और आज़ाद साहब तब तक नीचे नहीं बैठे चेयर पे जब तक ना आप बैठे। 2 दफ़ा और मैं रहा, वैसे ही किया। वो नहीं बैठे कुर्सी पर, वो खड़े रहे। जब मेरे लिए कुर्सी मंगाई तो फिर। अच्छा, मतलब इसके अलावा भी आप 2 बार और गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास गए, तो वैसा ही रवैया रहा। वैसा ही। उसके बाद मुझे ये बताओ मुनव्वरुद्दीन साहब कि आपने क्या देखा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, अभी तक गुलाम नबी आज़ाद का क्या रोल रहा है? जम्मू कश्मीर का नहीं बता सकता मैं, बरेस का बता सकता हूँ। बरेस में गुंडों में उन्होंने सुपर स्पेशलिटी दिया, मुझे कहा था, मैंने वहाँ दिया ये। मैंने कहा अच्छा किया। मैं जानता भी नहीं था ये सुपर स्पेशलिटी क्या हुआ, क्योंकि मैं रिटायर हो गया था देर का। कहता ये ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा। कहता एक जो मैंने जम्मू में दिया है, तो जम्मू में भी गया उसमें सुपर स्पेशलिटी में। अच्छा, फिर रोड्स का, लोग पैदल चल कर आते थे। मसलन भरसी है, ढोसा है, इसी तरह गुड़ेक है, उधर चंसर मांडान वगैरह, इसी तरह कहलडुगा सर दूसरी जगह। तो ये जो प्लान था ये उनका ही था, और उन्होंने ये कर दिया। अच्छा। एक और बात मैं कहूँ आपसे, उनकी चीफ मिनिस्ट्री के दौरान में बर्फबारी हुई ज़्यादा। यहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ 3 फुट बर्फ थी। मैं जम्मू में ही था, यहाँ मेरे भाई साहब थे, तो तब उनसे भी वाकफे थी। उनको बुलाया, आदमी भेजा, खुद आए रहे हेलीकॉप्टर पर यहाँ, हाँ, इलाके का देखने के लिए क्या कुछ है। तो फिर बुलाया उनको, उन्होंने कहा आप आदमी लगाओ, तो सड़कों से बर्फ़ उठाएँ वो, मैं आपको पैसे दे दूँगा, और मैं आपको ये जैकेट कुछ भेज दूँगा, तो वो गरीब लोगों को जो ये मजदूर हैं उनको दे देना। ये भी कहा था उनको। तो यानी उस बर्फ़बारी में वो आए थे, ज़रा धूप निकली तो वो हेलीकॉप्टर में आ जाए, यहाँ साफ किया उन्होंने मैदान यहाँ एयरफोर्स, वो आ गए थे। अच्छा, मतलब बलेसा के साथ इतनी हमदर्दी थी कि बर्फबारी में भी एक चीफ मिनिस्टर जो है अपने इलाके के लोगों को भूल नहीं पाता था। अगर मामूली आदमी भी उनके पास जाता, तो वो देखकर नाम पूछता तो वो बिठाता, उनको इज्जत करता उनकी। हाँ, इसमें शक नहीं है। और क्या जानते हैं आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में, कुछ खास बातें जो उनमें थी? खास बातें ये थी कि उन्होंने एक दौरा किया, उन्होंने मिलिटेंसी काफ़ी थी 90 में, तो यहाँ भी खलबली थी काफ़ी। तो मैं तो रिटायर हो गया था, तो वो सुकूर में था, उतरे वो हेलीकॉप्टर से, सुकूर में उतरे वो, तो वहाँ पर अब डरते थे सारे लोग। तो खैर वो आए, उन्होंने कहा, वहाँ उतरा, जहाज़ वहाज़ उतरा, तो वो निकले वहाँ से, मैं भी वहाँ था, और भी बड़े लोग थे। उन्होंने कहा आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको कोई खतरा है कुछ है, तो मैं एक दरख्त पर एक बिठाऊंगा आर्मी वाला, आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप अपना इसमें ज़ब्त में रहें, ठीक ठाक रहें, क्योंकि इंसान मारा भी जाता है, गलती से भी मारा जाता है, लेकिन आप ठीक ढंग से रहें, कुछ नहीं होगा। लोगों को बड़ा हौसला दिया, बड़े फिक्रमंद थे लोग, क्योंकि मिलिटेंसी जोरों पर थी, रातों को चलते थे वो। जैसे उस हालत में उन्होंने दौरा किया यहाँ, और यहाँ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बैठे वहाँ एसकेंडरी स्कूल में। अच्छा, मुझे ये बताओ, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से किनारा कशी की, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई, मगर आज भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी उनका ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इलेक्शन कंटेस्ट करे। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते तो क्या वो जीत पाते? वो जीत पाते। वो किस तरीके से? वो हिंदू मुस्लिम वो पॉपुलर है ना काफ़ी, वो जीत जाते। अच्छा, जब वो उन्होंने छोड़ी वो कांग्रेस, तो यहाँ उन्होंने जलसा किया। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं, 10,000 आदमी थे। कहाँ से आए थे? चिल्ली से, ढटकाई से, जदोता से, इधर कहलडुगा से वगैरह से, यानी तूफान था आदमियों का जलसे में। इसके बाद उन्होंने जम्मू में किया, आपको पता ही होगा, वहाँ भी बड़े लोग थे, तो लोगों को हमदर्दी है उनके साथ, उनके काम किए हैं अच्छे। बिल्कुल, हाँ, उनको जानते थे अच्छी तरह से, तो पहुँचते थे उनके पास। तो लिहाजा वो बिल्कुल पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने नवाज साहब ने इस्तीफा दिया और वो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी जगह इलेक्शन लड़ा, तो 90% उनको वोट आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 30,000 वोट से ज़्यादा उन्होंने जीता था। वो जो का था बीजेपी का, तो उसको तो बहुत कम वोट आए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हमने गांव में देखा, हमें हिंदू बरादरी भी है, सब ने वोट दिया, कैसे वो हमारा बच्चा है, हम उसी को वोट दे देंगे। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो पहले से ही कायम दायम रहा। पहले ही वो
मतलब एक निशानी समझते हैं उनको, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, अच्छा। आज़ाद साहब को। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वरदीन साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने आज़ाद साहब के बारे में बहुत सी बातें की और आज भी इस इंतज़ार में थे कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक यूँ मान लीजिए कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सारे लोग तरसते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं यहाँ के उम्मीदवार होंगे, मगर जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से असलम गौनी साहब को मौका दे दिया गया तो उन्होंने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। मगर भलेसा के लोग आज भी ये कयास लगा रहे थे कि अगर गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे होते और अगर खुद होते तो शायद ये सीट जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नामुमकिन हो सकती थी, और बाकी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो तमाम बातें, एक उस्ताद का मुकाम, वो तमाम बातें आपने मुनव्वरदीन साहब से सुनी कि एक उस्ताद जब उनके पास चला गया तो कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी एक चीफ मिनिस्टर जो है वो खड़ा रहा और अपने उस्ताद का इतना एहतमाम किया कि जब तक ना उस्ताद उनके कैबिनेट मीटिंग में नीचे चेयर पे बैठे तब तक गुलाम नबी आज़ाद खुद चेयर पे नहीं बैठे। तो ये तमाम तर बातें हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए आज भी लोग भलेसा में कहते रहते हैं। तो फिलहाल आपके क्या कुछ ख्यालात हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा।